फोटो वायरल हुई आपकी संसद में, वो राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ में। तो क्या बात हुई उस फोटो के बारे में? हम लोग उस दिन संविधान दिवस के बाद हम लोग सभी कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोग निकल रहे थे जी। और भीड़ भाड़ में हम लोग सब साथ में निकल रहे थे। नहीं तो कोई बातचीत नहीं हुई आपकी? नहीं, कोई बातचीत। पर मेरे ख्याल से जब से आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है उसके बाद में पहली बार ऐसी कोई फोटो पब्लिकली कम से कम देखने मिली है। सब संसद में हम लोग सब सांसद हैं, एक साथ हम लोग निकल रहे हैं। हम तो चाहे संसद में जिस भी पार्टी का व्यक्ति हो, सबसे हम लोग मिलते हैं। आज हमारे मेहमान हैं केंद्रीय संचार मंत्री, उत्तर पूर्व के विकास के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी से हमारी पिछली बार मुलाकात हुई थी जब लोकसभा चुनाव वो लड़ने जा रहे थे गुना से, और अब चुनाव जीत कर आ गए हैं। 6 महीने हो गए इस बात को, और उसके बाद में वो पहली बार हमसे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिंधिया जी आपका। मेरी आदत हो जाती है आपसे मराठी में बोलने के लिए, इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा रोक दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया मिलेंगे। ये वीडियो वायरल हुआ, एक फ़ोटो वायरल हुई आपकी संसद में, वो राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ में। तो क्या बात हुई उस फोटो के बारे में? मतलब आपकी कोई बातचीत हुई या सिर्फ वो फोटो ही मतलब हाथ? नहीं, हम लोग उस दिन संविधान दिवस के बाद हम लोग सभी कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोग निकल रहे थे जी। और भीड़ भाड़ में हम लोग सब साथ में निकल रहे थे। नहीं तो कोई बातचीत नहीं हुई आपकी? नहीं, कोई बातचीत नहीं। पर मेरे ख्याल से जब से आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है उसके बाद में पहली बार ऐसी कोई फोटो पब्लिकली कम से कम देखने मिली हमें। सब संसद में हम लोग सब सांसद हैं, एक साथ हम लोग निकल रहे हैं। हम तो चाहे संसद में जिस भी पार्टी का व्यक्ति हो, सबसे हम लोग मिलते हैं। तो मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। लोकसभा चुनाव में आपकी भारी जीत हुई इस बार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो एक तरफ तो नारा था कि भी 400 के पार हो जाएंगे, और अब 272 के भी पार नहीं हो पाए। तो ये इस मैंडेट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर इतिहास के पन्ने हम पलटें और 70 वर्ष 75 वर्ष भारत की आज़ादी के इतिहास में ये देश में पहली बार हुआ है कि किसी भी प्रधानमंत्री को इस राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में पहली बार किसी भी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता ने चुना है। एक बार पहले भी हुआ था, पर उस समय में आज़ादी से हम नए नए निकले थे और विपक्ष का कोई नामो निशानी नहीं था जी। तो आप समझ लीजिए कि वन पार्टी रूल ही थी जी। पर ये पहली बार इन 75 वर्षों में प्रधानमंत्री जी को एक स्पष्ट बहुमत, एनडीए की सरकार को एक स्पष्ट बहुमत मिला है इस चुनाव के अंतर्गत। और ये एक प्री पोल अलायंस था, पोस्ट पोल अलायंस नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जो विपक्ष आजकल क्या, मैं तो कहूँगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के पहले बड़ी ऊर्जा में थे, जब 3 फिगर भी विपक्ष ने क्रॉस नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। अगर आप मिलिंद जी कांग्रेस पार्टी के पिछले 3 चुनाव के आंकड़े ले लें, 2014, 2019 और 2024, और आप उन तीनों आंकड़ों को संयुक्त रूप से एक चुनाव का आंकड़ा ले लें जी। तब भी कांग्रेस पार्टी ने 240 पार नहीं किया। जी। और तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी स्ट्रेट फाइट में रही है, डायरेक्ट फाइट में, उदाहरण के तौर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, वहाँ कांग्रेस का हिट रेशियो 25% भी नहीं है। तो देश की जनता ने स्पष्ट संदेश भेज दिया। और चौथी आखिरी बात, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है,
जबकि सारे विशेषज्ञ और हमारे पोलस्टर्स और सब लोग कह रहे थे अलग नतीजा आएगा। और महाराष्ट्र में तो मैं महाराष्ट्र की जनता को तो प्रणाम करता हूँ, और हरियाणा की जनता को भी। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों, क्योंकि दोनों राज्य मध्य प्रदेश के बाद मेरे दिल के करीब हैं। एक राज्य जहाँ से आप और हम दोनों जी। आते हैं, और दूसरा राज्य जहाँ पानीपत। सिंधिया परिवार की 14 योद्धाओं ने अपनी जीवन का बलिदान दिया पानीपत की लड़ाई में। मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। और महाराष्ट्र में तो इतिहास के 75 वर्षों में आज़ादी का इतना भारी मैंडेट जी। किसी को नहीं मिला है जो प्रधानमंत्री जी को मिला। 230 से भी ज़्यादा सीट, 288 में से। जी। ये एक हिस्टोरिकल मैंडेट रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो कभी भी देश की जनता ने नहीं करके दिखाया है, वो इस बार जनता ने करके दिखाया। तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के जो नतीजे उससे भरपाई हो गई जो 240 वाली बात थी? नहीं, मैं तो अब कह रहा हूँ कि 240 वाली बात भी स्वतः एक रिकॉर्ड है। जी। आप मुझे बता दीजिएगा कि 75 वर्षों में कब एक ही व्यक्ति को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना गया और एक ही पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में लाया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो 99 पे पहुंची 52 से या 54 से, तो वो उसको एक बड़ी उपलब्धि मानती है कि हमने लगभग अपना दोगुना कर दिया। उनको अपनी उपलब्धि मुबारक। कांग्रेस की प्रवृत्ति हो गई है, खेदपूर्वक मैं कह रहा हूं, कि सच को देखना नहीं चाहती, जनता के निर्णय को अपनाना नहीं चाहती, जनता से दूर हो चुकी है और अपनी जमीन खो चुकी है। और जब किसी दल में किसी दल ने इस प्रवृत्ति को धारण कर लिया, तो अब जो नया आरोप लग रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए क्योंकि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत रही है। अब देखिए, मैं जीतूं तो सब कुछ ठीक है, और मैं हारूं तो मेरी गलती नहीं है, मशीन की गलती है। अब ऐसे खिलाड़ी को आप क्या कहोगे? जो देश की जनता ने निर्णय लेके आपको आउट कह दिया, लेकिन आप पिच पे ही रहना चाहते हो और आप कहते हो कि बॉल में कोई खराबी है। तो मध्य प्रदेश में भी एक उपचुनाव हुआ, जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ, 2 सीटों पर चुनाव था। एक सीट पर जो आपके क्षेत्र के करीब है, आपके ही इलाके के, विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो ये क्यों हुआ ऐसा आपको लगता है? क्योंकि सरकार है। नहीं, देखिए, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक होकर चुनाव लड़ी, और हमारे वोटों में भी बहुत इजाफा आया है। लेकिन ज़रूर इस पर हम लोगों को मंथन करना होगा, और अगर कोई कमियां रही होंगी तो उसमें दुरुस्त करना होगा। लेकिन एक बात इस चुनाव में सबने नोटिस की कि आप वहाँ प्रचार के लिए नहीं गए और आपने कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया। पार्टी की तरफ से कहा गया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं बुलाया गया। तो कहीं न कहीं आपका प्रचार नहीं करना या आपकी नाराज़गी कह लीजिए, वो भी हार के लिए एक कारण बना? मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। नहीं, पर आप कैंपेन करने ही नहीं गए। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। या जो आपने, मुझे कहना था मैंने कह दिया। तो आपको बुलाया गया नहीं था, आपने कहा था मैं कि कोई टिप्पणी नहीं जो ये दूसरा मतलब करंट मंत्रालय जो टेलीकॉम मंत्रालय है, उसकी भी काफ़ी चर्चा इस तरह से है कि जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लेकर कि उसको आप नीलामी नहीं करेंगे और सीधे अलॉटमेंट करेंगे। तो इसको लेकर भी विरोध हो रहा है कि भाई जब जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो देश के हैं, उनको तो नीलामी करके खरीदना पड़ता है और सैटेलाइट वाले को आप बिना नीलामी के दे रहे हैं। देखिए मिलिंद जी, ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम जो मोबाइल नेटवर्क्स इस्तेमाल करते हैं, वो अलग तरीके का स्पेक्ट्रम है, और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अलग तरीके का स्पेक्ट्रम है। अब प्रश्न आप पूछेंगे मुझे कि कैसे? ऐसे है कि जो मोबाइल स्पेक्ट्रम है, वो आप मिलिंद जी को एलोकेट कर सकते हैं कि ये मिलिंद जी का है और किसी का नहीं है, केवल मिलिंद जी का है।
पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो है अपने नेचर के आधार पर, क्योंकि वो हायर फ्रीक्वेंसी पे होता है, वो शेयर्ड स्पेक्ट्रम है, तो आप किसी एक व्यक्ति को एलोकेट नहीं कर सकते जी या एक संस्था या एक कंपनी या जो भी है एलोकेट नहीं कर, वो शेयर्ड है, वो आप भी इस्तेमाल करेंगे, मैं भी इस्तेमाल करूंगा, सब इस्तेमाल करेंगे। जी तो जो चीज़ शेयर्ड होती है उसकी नीलामी आप कैसे कर सकते हैं? जी नंबर 1। नंबर 2, आप विश्व भर में देख लीजिए, विकसित देशों से विकासशील देशों तक सभी देशों में देख लीजिए, सभी देशों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को एडमिनिस्ट्रेटिवली अलॉट किया जाता है, कहीं भी ऑक्शन नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट, भारत के अंदर हमारे संसद पर इस पे डिबेट हो गया, क्योंकि न्यू टेलीकॉम एक्ट आई। जी उस न्यू टेलीकॉम एक्ट जिसको भारतीय संसद ने पारित किया है, शेड्यूल 1 में स्पष्ट लिखा गया है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिवली अलॉट हो जाएगा। जी और नंबर 4, मुख्य बात है प्राइसिंग। प्राइसिंग आप तय नहीं करेंगे, जी प्राइसिंग मैं तय नहीं करूंगा, प्राइसिंग टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तय करेगी, जी सभी स्टेक होल्डर से बात करके। और जो TRAI डिसाइड करेगी, ये आर्बिट्री नहीं है, TRAI डिसाइड करेगी, उसी पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली अलॉट करना नहीं पड़ेगा। तो एलन मस्क की एंट्री को लेकर काफी चर्चा है, तो क्या अब इसके बाद उसका रास्ता साफ हो जाएगा कि एलन नहीं, मस्क मैं देश का दूरसंचार मंत्री हूँ और मेरे लिए सभी एक समान हैं। जो भी अप्लाई करेगा लाइसेंस के लिए और लाइसेंस के नियमों का पालन करेगा, उन्हें लाइसेंस मिलेगा। आज तो 2 लोगों को लाइसेंस ऑलरेडी मिल गया है, एयरटेल के OneWeb को मिल गया है और रिलायंस को ऑलरेडी मिल गया है सैटेलाइट लाइसेंस। तो जो भी हमें अप्लाई करेगा और नियमों का पालन करेगा, उन सबको मिल जाएगा लाइसेंस, चाहे आप हो, चाहे ये हो, चाहे जो भी हो। और एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट TRAI के निर्णय के आधार पर उस प्राइस पे एडमिनिस्ट्रेटिवली सबको अलॉट किया जाएगा। नहीं तो BSNL को लेकर भी ये बात हो रही है कि 5G सर्विस कब आएगी उसकी? BSNL की हमारी बहुत स्पष्ट स्ट्रैटेजी है, और वो स्ट्रैटेजी ये है कि जब 4G की शुरुआत हुई थी विश्व में, क्या भारत की सरकारी कंपनी को, जैसे पहले किया गया था, जब GSM आया, उसके बाद 2G आई, उसके बाद 3G आई, विदेशी कंपनियों की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके भारत में हम स्थापित करें या आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पे हम लोग चलें। और पहली बार देश के इतिहास में हम अपनी टेक्नोलॉजी बनाएं। प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि इस बार 4G में भारत अपनी टेक्नोलॉजी बनाएगी, और मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है और गौरव भी मैं महसूस करता हूँ कि पहली बार विश्व के किसी देश ने, जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, उस देश ने ये निर्णय लिया। और हमारी सरकारी कंपनी C.DOT और तेजस नेटवर्क्स, जो निजी क्षेत्र की कंपनी है, C.DOT ने कोर बनाया, तेजस ने RAN, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जो टावर होता है BTS के साथ, वो बनाया। और हमारा सिस्टम इंटीग्रेटर, मतलब जो सॉफ्टवेयर डालता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करता है, वो भी एक भारतीय कंपनी TCS। तीनों ने मिलकर ये सोल्यूशन बनाया। और आपके द्वारा दर्शकों को ये बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि भारत आज विश्व का केवल पांचवा देश बन चुका है जिसने अपना संपूर्ण 4G हार्डवेयर और 4G टेलीकॉम स्टैक भी दोनों स्थापित कर दिया है। और पिछले 6 महीने में कोर हमारा स्थापित हो चुका है, हमारे टावर्स लग रहे हैं, और पिछले 6 महीने में हमने कल के डेट तक 62,201 टावर्स 4G के हमने लगवा दिए देश के अंदर। और हमारा टारगेट है 1 लाख टावर का, और मुझे विश्वास है कि जून 2025 के पहले वो 1 लाख टावर्स लग जाएंगे। हमारे ये 62,000 टावर्स में से 51,000 टावर
ऑलरेडी कमीशन्ड हैं, रेडिएट कर रहे हैं। हमारे 4G उपभोक्ता भी आ चुके हैं BSNL के, और आने वाले दिनों में मेरी यही कोशिश रहेगी कि जून 2025 तक, जब तक ये 1 लाख टावर लग जाएं, ये 1 लाख 4G टावर्स में से कुछ, कितने प्रतिशत मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, पर कुछ टावर्स हम लोग 5G में भी कन्वर्ट कर लेंगे, देसी टेक्नोलॉजी के आधार पर, विदेशी नहीं। तो एक और जो कंज्यूमर का चैलेंज है वो स्पैम कॉल को लेकर है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, मतलब प्राइवेट सोल्यूशन। स्पैम कॉल का सोल्यूशन हम लोग ने बहुत मेहनत के साथ हमने निकाला है। हमारा कायोर सॉफ्टवेयर है, कॉलिंग आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके आधार पर हम लोग ने करीब करीब 2.25 लाख स्टोलन मोबाइल फ़ोन्स को हमने डिस्कनेक्ट किया है। हमने करीब 1,14,000 हेडर्स जो फ्रॉड के आधार पर बनाए हैं उनको हमने ब्लैकलिस्ट किए हैं, और हमारा एक नया सॉफ्टवेयर हमने स्थापित किया है। आपके फ़ोन पे कई बार +91 के आधार पर कॉल्स आते हैं, पर वो विदेश से आ रहे हैं, तो एक नया सॉफ्टवेयर हम लोग ने स्थापित किया है, जिसके आधार पर करीब करीब 1,35,000 कॉल्स पर डे हमने ब्लॉक किए, जो स्पैम कॉल्स आती हैं। तो आज तक करीब करीब पिछले 2 महीने से चल रहा है, करीब 50 करोड़ कॉल्स हम लोग ने ब्लॉक किए। और अब आपके फ़ोन पे कई सॉफ्टवेयर भी आती हैं जो आपको बताता है कि अगर इस नंबर से आ रहा है, ऊपर आएगा सस्पेक्टेड स्पैम। जी, आने लग गया फ़ोन उस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए सिंधिया जी। तो हमारे साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के मंत्री और गुना से सांसद। सिंधिया जी ने हमसे पूरे अलग अलग विषयों पर बात की है, और इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।